हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि बेसिक ब्लॉक्स पे हम किस प्रकार के ऑप्टिमाइजेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन बेसिक ब्लॉक्स। द फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन, इन विच हमें जो बेसिक ब्लॉक के इंस्ट्रक्शंस हैं उसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब चेंज करना है, ताकि उसका स्ट्रक्चर पे कोई भी असर ना पड़े। स्ट्रक्चर प्रिजर्व करते हुए हमें चेंजेस परफॉर्म करने हैं। ओके। तो सेकंड है कि एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें हमें इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं कि जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उसका जो रिजल्ट है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। तो एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस में हमें जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है उनको चेंज करना है, इस तरीके से चेंज करना है कि जो रिजल्ट आ रहा था एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस का प्रीवियसली उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। पहले में हमें स्ट्रक्चर को प्रिजर्व रखते हुए ट्रांसफॉर्मेशन करना है, दूसरे में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनके कंप्यूटेशन में कोई इम्पैक्ट ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए हमें ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। ओके, लेट्स सी वन बाय वन। पहले देखते हैं स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें पहला है कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। तो हमें करना क्या है कि जो हमें बेसिक ब्लॉक का 3 एड्रेस कोड है उसमें ऐसे एक्सप्रेशंस को आइडेंटिफाई करना है जो कि क्या है, कॉमन हो, मतलब सेम हो। अगर इस एक्सप्रेशन की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि T1 = 4/i, यानी 4/i, और यहाँ पे 4/i, दोनों ही एक्सप्रेशंस क्या हैं, सेम है। ओके। अब एक्सप्रेशन सेम होने का मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन तो सेम हो मगर जो इनका आउटपुट आए, जो रिजल्ट आए, वो भी सेम आना चाहिए। ओके। तो हमें ये भी देखना होगा कि इसका 4/i का जो रिजल्ट T1 में आ रहा है 4/i T4 में आ रहा है, वेदर T1 इज सेम एज T4। तो इस केस में अगर हम देखें तो 4/i, और यहाँ से हम आगे बढ़ें T4 तक, तो i की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो वैल्यू i की इस एक्सप्रेशन में यूज हो रही है वही वैल्यू i की यहाँ पर भी यूज हो रही है। इसका मतलब ये दोनों ही एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो सेम आएगा। इसका मतलब T1 और T4 दोनों सेम है। ओके। अगर यहाँ पे i की वैल्यू सपोज करिए 2 होती और आगे बढ़ते हुए यहाँ से पहले हम i की वैल्यू को चेंज करके 3 कर देते, तो ये होता 4/2, ये होता 4/3। तो दोनों एक्सप्रेशन तो सेम है मगर ये 4/2 8 होता, ये 4/3 12 होता, तो दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आता। तो हमें ये ध्यान भी रखना है कि जो एक्सप्रेशंस हैं वो सेम भी हों और जो उसका रिजल्ट है वो भी सेम आना चाहिए। इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं कॉमन सब एक्सप्रेशंस। और हमें करना क्या है, इसको एलिमिनेट करना है, यानी कि हमें एक किसी एक्सप्रेशन को बनाए रखना है और रिमेनिंग जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनको डिलीट करना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेम एक्सप्रेशन को हमें दोबारा रीकैलकुलेट ना करना पड़े। रीकैलकुलेट करने से क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो इंस्टेड ऑफ रीकैलकुलेटिंग वी कैन यूज़ द वैल्यू ऑफ T1, जो हम प्रीवियसली कैलकुलेट कर चुके हैं इसी की वैल्यू को हम रीयूटिलाइज कर देंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम इसे फिर से रीकैलकुलेट करें। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि T1 और T4 में हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम T4 को रिमूव कर दें या T1 को हम एलिमिनेट कर दें। हमने क्या किया कि यहाँ से T4 को एलिमिनेट किया इन दिस केस। तो T4 यहाँ से हटेगा, इंस्ट्रक्शन पूरा हट जाएगा, और T4 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, T1। तो इस जगह पे हम T1 यूज़ कर देंगे क्योंकि T4 और T1 क्या है, दोनों सेम है। तो ये पूरा जो कोड है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इट बिकम्स लाइक दिस वन। आप देखेंगे T4 = 4/i अब इस कोड में नहीं है, और जहाँ पे T4 था वहाँ पे हमने T1 को यूज़ किया हुआ है। तो दिस इज व्हाट कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। और एक डेफिनेशन भी यही है, एन अकरेंस ऑफ एन एक्सप्रेशन ई इज कॉल्ड कॉमन सब एक्सप्रेशन इफ ई वॉज प्रीवियसली computed and the values in E have not changed in since previously computation। तो कोई भी एक्सप्रेशन ई कॉमन एक्सप्रेशन तब होगा जब वो पहले ही कैलकुलेट किया जा चुका हो और उसके बाद उसमें कोई चेंज ना हुआ हो। तो इसको मैं कैलकुलेट किया हुआ था और उसके बाद इसमें यहाँ तक आने पे कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन कॉमन सब एक्सप्रेशन है, और हम इसमें से किसी एक को रख के बाकी सबको डिलीट कर सकते हैं क्योंकि इससे हमें रीकम्प्यूटेशन दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस विल सेव्स द टाइम, ओके, एंड एग्जीक्यूट्स द कोड फास्टर। ओके,
दिस इज द कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन। नेक्स्ट है डेड कोड एलिमिनेशन। व्हाट इज दिस वन? तो डेड कोड होता क्या है? ऐसा कोड जो कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता। ओके, और इस कोड को हम देखें, आई इक्वल टू 0 और यहाँ पे आई की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं 1 से, तो हम जानते हैं कि आई की वैल्यू 0 और दिस इज़ 1, दिस इज़ फॉल्स। तो क्या होगा कि आप कभी इस इफ़ के अंदर आएंगे ही नहीं। जब आप इफ़ के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे तो ये इंस्ट्रक्शन कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो दिस इज़ व्हाट डेड कोड। ओके, तो चूँकि ये कोड कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं तो इसके रहने और ना रहने से, ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम इसको पूरे अपने कोड से रिमूव कर देंगे। ठीक है ना। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कई बार प्रोग्रामिंग मिस्टेक की वजह से, या जो हम कहते हैं ना इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जब होता है, उसकी वजह से इस तरह की सिचुएशन अगर हो जाती है, तो हमें ऐसे कोड्स को आइडेंटिफाई करना है कि जो कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकते हैं, तो उनके रहने और ना रहने से कोई असर नहीं पड़ता है। तो बेटर है कि उनको हम रिमूव कर दें ताकि वो कोड एग्जीक्यूट ना हो पाए, और इससे हमारा कोड की साइज भी रिड्यूस होती है और एग्जीक्यूशन टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। तो इन दैट केस इफ़ यहाँ से लेकर यहाँ तक इफ़ आई इक्वल टू 0 पूरा इफ़ ब्लॉक ही हमें रिमूव करना होगा, एलिमिनेट करना होगा फ्रॉम द कोड, क्योंकि ये पूरा कोड ही डेड कोड है। ओके, तो होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन नाउ। तो थर्ड वन इज द रीनेमिंग टेम्परेरी वेरिएबल्स। तो ये क्या है? तो नाम से क्लियर है कि टेम्परेरी वेरिएबल्स की बात हो रही है। ये टेम्परेरी वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में, ना कि प्रोग्रामर के द्वारा, और इनको हमें क्या करना है? रीनेम करना है। जैसे ये है स्टेटमेंट टी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यहाँ पे टी क्या है? एक टेम्परेरी वेरिएबल है, और इस टेम्परेरी वेरिएबल को टी की जगह अगर हम यू यूज़ कर दें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टी वी चेंज टू यू, और यू भी क्या है? एक न्यू टेम्परेरी है। और जहाँ जहाँ पूरे कोड में टी यूज हो रहा है, वहाँ वहाँ अगर हम यू यूज़ कर दें तो पूरे कोड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोड एज इट इज़ वही का वही रहेगा। ओके, दिस इज़ व्हाट रीनेमिंग टेम्परेरी वेरिएबल्स। बट आपका जो पूरा कोड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि पहले बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन वी आर यूजिंग टी, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वी आर यूजिंग यू। तो रीनेमिंग टेम्परेरी वेरिएबल्स डज नॉट अफेक्ट द code. Okay, so this is what we can rename the temporary variables by some other name. ठीक है। फोर्थ है इंटरचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स, कि हम स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज कर दें, उनका ऑर्डर चेंज कर दें, जो पहले था उसको बाद में एग्जीक्यूट करें, जो बाद में था उसको हम पहले कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दो स्टेटमेंट्स हैं T1 B प्लस सी, T2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब हम देखें कि T2 जो है T1 पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि T2 को कैलकुलेट करने में हमें T1 की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है ना बी उसमें यूज हो रहा है ना सी यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि T2 को अगर हम T1 से पहले भी कैलकुलेट कर दें तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कोड के ऊपर। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम दो स्टेटमेंट्स को ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, जो बाद में था उसको पहले कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि जो बाद वाले इंस्ट्रक्शंस हैं वो पिछले वाले इंस्ट्रक्शंस पे किसी भी प्रकार से डिपेंडेंट ना हो, अदरवाइज जो कैलकुलेशन का रिजल्ट है वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो इन दैट केस T2 इज नॉट डिपेंडेंट ऑन T1, देयरफॉर वी कैन इंटरचेंज दीज टू स्टेटमेंट्स, वी कैन राइट T2 बिफोर T1 एंड दिस विल डजंट अफेक्ट द कोड। दिस इज व्हाट कॉल्ड इंटरचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स, कि प्रीवियसली बिफोर इंटरचेंज T1 के बाद T2 आ रहा था, आफ्टर इंटरचेंज तो क्या होगा? T1 के पहले T2 हो जाएगा। तो आपका कोड तो ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, मगर जो पूरा कैलकुलेशन है उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। दिस इज व्हाट इंटरचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स, कि हम स्टेटमेंट्स को आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड वन था एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट इज दिस वन? हमने पहले ही बताया कि एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसको कि हम चेंज कर दें, उससे कोई कैलकुलेशन पे इम्पैक्ट ना पड़े। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे एग्जाम्पल देखें कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 0, अगर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, तो इसको हम पूरे ही कोड से डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स, तो ये स्टेटमेंट अगर रिमूव भी कर दें तो x की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
द सेम वे x इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पर भी x की वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको भी हम इस तरह के इंस्ट्रक्शन को भी रिमूव कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट करने से हम बच जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये कोड में रहेगा तो ये कैलकुलेशन होगा और उसके बाद वैल्यू असाइन होगी, मगर हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू असाइन होगी वो एज इट इज़ वही रहेगी। तो हम जो वेस्टेज ऑफ टाइम है उसको बचाने के लिए इन इंस्ट्रक्शंस को अपने कोड से रिमूव कर दें तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम चेंज कर दें तो भी रिजल्ट में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे x मल्टीप्लाइड 0 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका भी रिजल्ट x इक्वल टू 0 आएगा और अगर हम उसको ऐसे लिख भी दें तो भी आसान है। तो इसमें होगा क्या कि ये कोड जो है ये ज़्यादा फास्टर एग्जीक्यूट होगा देन दिस वन, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तब रिजल्ट x में असाइन होगा। यहाँ सिंपली असाइनमेंट हो रहा है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन टेक्स मोर टाइम, हमें यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, यहाँ पे वो काम नहीं करना पड़ रहा है और x की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ रहा है। तो हम इसको रिमूव करके कोड से उसकी जगह पे हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारा कोड क्या होगा, सिंप्लीफाइड हो जाएगा, मतलब ये इस लाइन के कंपेरेटिवली ये लाइन ज़्यादा फास्टर एग्जीक्यूट होगी। सेम वे वाई ये क्या है, वाई टू दी पावर 2 है, वाई स्क्वायर। अब इसको लिखने के बजाय हम लिख सकते हैं वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई, सेम है, मगर पावर फंक्शन कैलकुलेट करना मोर कॉस्टली है देन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन फास्टर एग्जीक्यूट होगा देन इफ़ यू कंप्यूट द पावर फंक्शन। सेम वे अगर हम लिखें x इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 8, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स लेफ्ट शिफ्ट 3, ओके। तो हम 3 बिट्स लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो वही होगी जो x मल्टीप्लाइड बाई 8 है, मगर हम जानते हैं बिट वाइज ऑपरेटर है और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, और बिट वाइज ऑपरेटर जो होते हैं जितने भी प्लस माइनस जितने भी बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं उनसे फास्टर होते हैं। तो ये कोड ज़्यादा फास्टर एग्जीक्यूट करेगा देन दिस वन और रिजल्ट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वी कैन यूज दिस वन। तो इन दैट वे वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर बेसिक ब्लॉक्स so that the basic blocks can execute faster than before, okay. This is the topic where today we discuss transformations or optimizations on basic blocks. Hope you will be able to understand. Please like, share and subscribe, okay. Thank you.